नमस्कार। अपनी ही मेहनत की कमाई को निकालना सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन अक्सर ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ईपीएफ निकासी की इस उलझाने वाली पूरी प्रोसेस को डिकोड करने जा रहे हैं। हम उन सभी मुश्किलों को समझेंगे जो आपका पैसा अटकाती हैं और साथ ही बात करेंगे उन नए और बड़े बदलावों की जिन्होंने अब इस पूरी प्रक्रिया को काफी हद तक बदलकर रख दिया है। आज हम बिल्कुल सीले पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले ईपीएफ क्लेम फेल क्यों होते हैं और रिजेक्शन के मुख्य कारण क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे ईपीएफओ के वो नए गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स जो हाल ही में लागू हुए हैं, और आखिर में बिना किसी रुकावट के पैसे निकालने की एक आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो चलिए सबसे पहले उस कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं जिसका सामना लाखों कर्मचारी हर दिन करते हैं। आखिर ये क्लेम फेल क्यों हो जाते हैं? अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। पूरे देश में ईपीएफ क्लेम रिजेक्शन रेट 72.3% है। जी हां, आपने सही सुना। और चेन्नई या पुडुचेरी जैसी कुछ जगहों पर तो ये रिजेक्शन रेट लगभग 88% तक पहुंच जाता है। मतलब लाखों क्लेम सिर्फ इसलिए खारिज हो रहे हैं क्योंकि कहीं कोई छोटी सी तकनीकी खामी है या फिर डॉक्यूमेंट्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। और रिजेक्शन से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या होता है? वो अंडर प्रोसेस वाला स्टेटस। जब आपका क्लेम 25 दिनों से भी ज्यादा समय तक पेंडिंग रहता है तो ऐसा लगता है जैसे फाइल कहीं किसी सरकारी मेज पर धूल खा रही है। ऐसी स्थिति में अक्सर लोगों को ईपीएफआईजीएमएस शिकायत पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करनी पड़ती है, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर प्रोसेस अटका कहाँ है। तो सवाल यह है कि सिस्टम के अंदर आखिर ऐसा क्या चल रहा है जो इतनी बड़ी संख्या में क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं। आइए इसके पीछे की असली वजहों को समझते हैं। देखें, नौकरशाही से जुड़ी कुछ बहुत ही कॉमन अड़चनें हैं जो तुरंत क्लेम रोक देती हैं, जैसे आधार और ईपीएफओ के रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग अलग होना, पुराना बैंक आईएफएससी कोड डाल देना, या पुरानी नौकरी का यूएएन नए वाले से मर्ज न होना। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाम के बीच में सिर्फ एक स्पेस न होने से या राजेश कुमार की जगह सिर्फ राजेश के लिखे होने से ही लगभग 30% क्लेम सीधे रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पेंशन से जुड़ी शर्तों को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत पेंशन का लाभ पाने के लिए 10 साल की नौकरी पूरा होना जरूरी है। अब अगर कोई इस नियम को ध्यान में रखे बिना या अपने पुराने सर्विस इतिहास को मर्ज किए बिना फॉर्म 10C भर देता है तो सिस्टम उसे अपने आप ही रिजेक्ट कर देता है। और हाँ, फॉर्म चुनने में गलती करना ये एक और बहुत बड़ा कारण है। सारी डिटेल्स बिल्कुल सही होने के बावजूद सिर्फ गलत फॉर्म चुनने से क्लेम खारिज हो जाता है। उदाहरण के लिए, नौकरी में रहते हुए ही फुल सेटलमेंट वाला फॉर्म 19 भर देना, या फिर 6 महीने से भी कम की सर्विस होने पर पेंशन के लिए फॉर्म 10C सबमिट कर देना। ये सीधे सीधे रिजेक्शन को दावत देना है। खैर, परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन अब बात करते हैं कुछ बहुत ही पॉजिटिव बदलावों की। ईपीएफ के वो नए गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स जिन्होंने अब हालात काफी बदल दिए हैं। हाल ही में क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए कई बड़े सुधार किए गए हैं। इन व्यवस्थागत बदलावों को मुख्य रूप से सरकार की आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत लागू किया गया है ताकि कर्मचारियों का जीवन थोड़ा और आसान हो सके। इनमें सबसे बड़ी राहत मिली है बैंक वेरिफिकेशन में। याद है, पहले बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए कंपनी या एम्प्लॉयर के अप्रूवल का इंतजार करना पड़ता था। इसमें औसतन 13 दिन लग जाते थे। लेकिन अब नए नियम के तहत एनपीसीआई के जरिए सीधा वेरिफिकेशन हो जाता है। अब आपको अपनी कंपनी के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। इस एक कदम से तुरंत करीब 15 लाख पेंडिंग मामलों को क्लियर किया गया है। और इसका सीधा फायदा ईपीएफओ के उन 7.7 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्यों को हो रहा है जिन्हें अब क्लेम करते समय बैंक की अटेस्ट की हुई पासबुक या चेक की फोटो अपलोड करने के झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। मतलब वो जो धुंधली फोटो अपलोड होने की वजह से क्लेम रिजेक्ट होते थे ना, वो अब इतिहास बन चुके हैं। कुल मिलाकर अब प्रोसेस एकदम स्मूथ हो गया है। आपका बुनियादी केवाईसी अप्रूवल, आधार ओटीपी और डायरेक्ट बैंक वेरिफिकेशन के जरिए पलक झपकते ही हो जाता है। ये पूरी तरह से डिजिटल और बिना किसी बाधा वाली प्रक्रिया बन चुकी है। तो अब सवाल उठता है कि इन नए नियमों का फायदा उठाकर बिना अटके अपना पैसा कैसे निकाला जाए। आइए देखते हैं एक बिल्कुल सटीक स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहली और जरूरी बात, आधार और पीएफ में नाम या जन्म तिथि का मैच न होना। इसे ठीक करने के लिए अब आपको पीएफ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने हैं। बस यूएएन पोर्टल पर लॉगिन कीजिए, मैनेज सेक्शन में जाकर मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स पर क्लिक करें और वही जानकारी भरें जो आपके आधार में है।
इस ऑनलाइन करेक्शन से आपकी सबसे बड़ी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अब एक और बड़ी दिक्कत की बात करते हैं। कई बार पुरानी कंपनियां बंद हो जाती हैं या उनका एचआर विभाग कोई जवाब ही नहीं देता। ऐसी स्थिति में फंसे लोगों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। अब आपको अपनी एग्जिट डेट यानी नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट कराने के लिए अपनी पुरानी कंपनी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। बस पोर्टल के मैनेज सेक्शन में मार्क एग्जिट पर जाइए, सेल्फ सर्टिफिकेशन चुनिए और अपनी एग्जिट डेट खुद दर्ज कर दीजिए। साथ में बस एक रिलीविंग लेटर या आखिरी पे स्लिप अपलोड कर लीजिए और आपका काम हो गया। अच्छा, क्लेम करते समय टैक्स नियमों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और आप 50,000 रुपए से ज्यादा निकाल रहे हैं तो 10% टीडीएस कट सकता है। पुराने 15G और 15H फॉर्म के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब 2025-2026 के लिए एक नया और सिंपल फॉर्म 121 लाया गया है। इसे भरकर आप इस भारी भरकम टैक्स कटौती से बच सकते हैं। तो फाइनली क्लेम का बटन दबाने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट अपने दिमाग में जरूर रखें। क्या आपका यूएएन आधार से लिंक्ड है? क्या बैंक स्टेटस वेरीफाइड दिखा रहा है? क्या आपके सारे पुराने खाते फॉर्म 13 के जरिए मर्ज हो चुके हैं? और क्या नौकरी छोड़े हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आपके क्लेम के पास होने के चांस 95% तक बढ़ गए हैं। ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। रिटायरमेंट या किसी इमरजेंसी के आने का इंतजार क्यों करना? क्या हमें आज ही लॉगिन करके अपने ईपीएफ खाते का स्टेटस चेक नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए, सही जानकारी ही असली बचाव है। और अब जब सारे टूल्स डिजिटल और इतने पारदर्शी हो चुके हैं तो अपने वित्तीय भविष्य को कंट्रोल में रखना कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।